हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? नमस्कार दोस्तों। कल राउज एवेन्यू की ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को बेल दी और आज ये ऑर्डर जो है, उनका जो लिखित ऑर्डर है, रिटन ऑर्डर है, आज ये निकला है। और इस ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर में ईडी के केस की धज्जियां उड़ा दी गई। द एंटायर केस ऑफ ईडी हैज बीन डिमोलिश्ड बाय दिस ऑर्डर ऑफ ट्रायल कोर्ट। और इस ऑर्डर के बाद ईडी का पूरा केस ढह गया है। अब ईडी के मामले में कुछ नहीं बचा। 2 साल से जिस इन्वेस्टिगेशन की नौटंकी केंद्र सरकार कर रही थी, वो पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन का जो किला बनाया था, वो ट्रायल कोर्ट के एक बेल ऑर्डर ने ढहा दिया। और ये जो जज साहिबा हैं, मुझे याद आता है इसी तरीके की एक जज साहिबा थी, गीतांजलि गोयल जी। 2 साल पहले उन्होंने भी ईडी से सत्येंद्र जैन साहब के मामले में जब कड़े प्रश्न पूछे तो उस जज को बदलवा दिया गया था। आप सबके सामने है। और कल जब अरविंद केजरीवाल को इन महिला जज ने बेल दी है, तो इनके बारे में क्या क्या आज हाई कोर्ट में कहा गया, वो शर्मसार करने वाला है कि केंद्र सरकार की एजेंसी एक जज के विषय में ऐसा कह सकती है, ये कभी सुना नहीं गया। जब ये ऑर्डर शुरू होता है, इसकी फाइंडिंग्स है, तो जज साहिबा ने क्या लिखा है इसके अंदर? उन्होंने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बार बार ये बात कह रहे हैं कि ट्रायल कोर्ट के जजेस फैसले देने शुरू करें, खास तौर पे ईडी और सीबीआई के मामले में। और जज साहिबा ने इस बात को कोट किया है, इन द रिसेंट पास्ट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज बीन एनकरेजिंग द ट्रायल कोर्ट्स टू टेक अप सच मैटर्स एंड डिसाइड द सेम। Recently, on the CBI Day celebration, Honorable Chief Justice, while addressing the gathering and perceiving the difficult and cumbersome task being done by the trial court special judges attending CBI and ED matters, passed encouraging remarks for such courts for their motivation and inspiration। यानी कि कोर्ट्स की तरफ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से कहा जा रहा है कि ट्रायल कोर्ट्स फैसले लेना शुरू करें, क्योंकि ईडी और सीबीआई के मामले में, खास तौर पे पीएमएलए के मामले में देखा जा रहा है कि ट्रायल कोर्ट में कोई राहत नहीं मिल रही, हाई कोर्ट में कोई राहत नहीं मिल रही। हर राहत के लिए आपको देश की सबसे ऊंची अदालत सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा है। आगे क्या कहा इस जजमेंट में, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जज साहिबा ने कहा कि जब मैंने ईडी से पूछा कि आप कह रहे हैं 40 करोड़ का तो खर्चा गोवा के इलेक्शन में कर दिया, बाकी 60 करोड़ का कहां खर्चा हुआ, तो ईडी ने कहा हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कोर्ट ने पूछा कब तक कर लेंगे, तो कोई समय नहीं है। तो आप इन्वेस्टिगेशन करते रहेंगे तो क्या हमेशा जब तक आपकी इन्वेस्टिगेशन चलेगी अरविंद केजरीवाल जेल में रहेंगे? ये तो कोई कानून नहीं है। आगे उन्होंने कहा ये 100 करोड़ रुपए के बारे में भी जो कहा जा रहा है कि इसमें 40 करोड़ के बारे में, 100 में से 40 करोड़ रुपए गुजरात गोवा के इलेक्शन में खर्च हो गए हैं, इसका भी कोई सबूत ईडी कोर्ट के सामने नहीं रख पाई है। ये बात ऑर्डर के अंदर आई है, यानी कि कोई सबूत ईडी कोर्ट के सामने नहीं रख पा रही। आगे जिस बात के बारे में बार बार अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी कहती है कि कोई सबूत नहीं है,
सिर्फ कुछ आरोपियों को लालच देके, डरा धमका के, जेल का डर दिखा के, उनकी गवाहियों को बदलवा के अरविंद केजरीवाल को फंसाया गया है। वो बात कोर्ट में भी कही गई। कोर्ट ने क्या कहा आप सुनिए। कोर्ट ने कहा, an important submission has been made by the learned ASG during the arguments on behalf of ED, whereby making submissions in respect of the credibility of approvers that, quote किया है, investigation is an art. Sometimes one accused is given a lollipop of bail and pardon and induced with some assurance to make them tell the story behind the offense. आगे कोर्ट कहती है, the court has to take a pause to consider this argument, which is not a portable submission that investigation is an art, because if it is so, then any person can be implicated and put behind bars by artistically procuring the material against him after artistically avoiding and withdrawing exculpatory material on record. This very scenario constrains the court to draw an inference against the investigating agency that it is not acting without bias. ये बहुत बड़ी और डैमेजिंग स्टेटमेंट है देश की सबसे बड़ी एजेंसी ईडी के बारे में। क्या कहा कोर्ट ने? ईडी का वकील कोर्ट में कह रहा है कि साहब, हमको किसी से गवाही लेनी है तो उसको कोई लॉलीपॉप तो देनी पड़ेगी कि तुमको हम छोड़ देंगे, तुमको हम जेल में नहीं भेजेंगे, उसको हम लालच देंगे। और ये जो इन्वेस्टिगेशन है एक आर्ट है, कला है। तो कोर्ट ने उस कला के ऊपर टिप्पणी की, ये कला मुझसे हजम नहीं हुई। ऐसे तो कोई भी कलाकार कला के माध्यम से किसी भी आदमी को जेल में डाल सकता है, ये कोर्ट ने कहा। कोर्ट ने कहा ये कैसी कला है जिसके अंदर आप अपनी मर्जी से कोई स्टेटमेंट मानेंगे और कोई स्टेटमेंट छोड़ देंगे, और किसी भी बेगुनाह आदमी को आप किसी दूसरे आदमी को लालच देके, डर दिखा के जेल में डाल देंगे। ये कानून संगत नहीं है। ये कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा है, पैराग्राफ नंबर 28 में। इसके बाद कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि कहते हैं कि हमको चैट मिल गई, एक आदमी के पास 1 करोड़ रुपए मिल गए और उस आदमी की मुख्यमंत्री से चैट मिल गई। बस इतना ही बताती है ईडी, इतना ही टीवी में चलाया जाता है। मुख्यमंत्री और हवाला, एक आदमी के पास 1 करोड़ रुपए मिले, उनकी चैट मिल गई, सबूत मिल गए। क्या चैट है? उसने मुख्यमंत्री को हैप्पी बर्थडे कहा, मुख्यमंत्री ने थैंक यू कहा। भैया हजारों लाखों लोग मुख्यमंत्री को जानते हैं, हजारों लोग मुख्यमंत्री को हैप्पी बर्थडे विश करते होंगे, हजारों लोगों को थैंक यू कहा जाता है। सिर्फ ये चैट है, कोई उसके आगे नहीं, कोई उसके पीछे नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। सिर्फ ये चैट की हैप्पी बर्थडे सर, थैंक यू। इस चैट को ईडी दिखाती है, अखबारों में छपवाती है, टीवी में प्लांट करती है। नहीं नहीं नहीं, हमारे पास चैट है, हमारे पास सबूत है। और इसके बारे में भी कोर्ट ने कहा कि अगर कोई आरोपी है और उसको मुख्यमंत्री जानते हैं, एक्वेंटेंस है, तो बिना सबूत के आप मुख्यमंत्री को कैसे आरोपी बना सकते हैं? आपको सबूत दिखाने पड़ेंगे कि इस लेन देन के अंदर मुख्यमंत्री का कोई लेना देना है, इस लेन देन में मुख्यमंत्री किसी तरीके से कनेक्टेड है। इस तरीके से आप किसी को आरोपी नहीं बना सकते। ये बात कोर्ट ने अपने इस ऑर्डर में कही। इट मे बी पॉसिबल दैट सम नोन पर्संस ऑफ द एप्लीकेंट, यानी कि मुख्यमंत्री, आर हैविंग इन्वॉल्वमेंट इन एन ऑफेंस और बीइंग नोन टू अ थर्ड पर्सन इन्वॉल्व्ड इन एन ऑफेंस, but ED has failed to give any direct evidence against the applicant in respect of the proceeds of crime। यानी कि कोई डायरेक्ट एविडेंस मुख्यमंत्री जी के खिलाफ ईडी के पास नहीं है। इसके बाद अगले पैराग्राफ के अंदर कहती है ईडी, ऑन द अदर हैंड, कोर्ट कहती है, ऑन द अदर हैंड ईडी इज साइलेंट ऑफ सर्टेन इश्यूज रेज्ड बाय द एप्लीकेंट सच एज he was not named in CBI case or in ECIR. Secondly, the allegations against the applicant have surfaced after subsequent statements of certain co-accused. Thirdly,
This is also an admitted fact that the accused has not been summoned by the court till date, yet he is lying in the judicial custody at the instant of ED on the pretext of investigation still being going on. मुख्यमंत्री जी का नाम ना तो ईडी की एफआईआर में है, ना सीबीआई की एफआईआर में है। मुख्यमंत्री जी को अब तक कोर्ट ने किसी चीज में तलब नहीं किया है। मुख्यमंत्री जी के विषय में जो भी सबूत ईडी के पास है वो पिछले 1 साल से मुख्यमंत्री जी के बारे में जो भी कुछ है वो ईडी के पास थी। तो ईडी 1 साल से किस चीज का इंतजार कर रही थी? और इस तरीके से आप किसी को जुडिशियल कस्टडी के अंदर हमेशा के लिए नहीं रख सकते हैं। और इसके बाद ईडी ने जितनी भी बातें कोर्ट में रखी, उन सब बातों को कोर्ट ने कंसिडर किया। 2.5 घंटे तक ईडी के वकील ने बहस की, कोर्ट ने उनकी बहस सुनी, उन्होंने टाइम मांगा। आपको याद होगा 2 दिन ये बहस चली। पहले दिन ही कोर्ट कह रही थी कि हम और समय नहीं देंगे, मगर फिर भी उनको अगले दिन का समय दिया। उनकी सारी बहस सुनी, उनके सारे सबमिशंस रिकॉर्ड पे लाए और उसके बाद मुख्यमंत्री जी को बेल दी। और ये बेल जरूरी और इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि सेक्शन 45 जो पीएमएलए एक्ट का है, जो बेल का सेक्शन है, वो ये कहता है कि यदि पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि ईडी किसी बेल का विरोध करे और कोर्ट उसके विरोध को सुने और उस विरोध को सुनने के बाद कोर्ट इस बात से सहमत हो कि इस आरोपी के खिलाफ प्राइमा फेसिया कोई सबूत नहीं है, कोई मामला नहीं बनता, तभी कोर्ट उसको बेल देगी। ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि ट्रायल कोर्ट ने माना कि जो कुछ भी ईडी ने कोर्ट के सामने रखा उसके अंदर मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता। ये कोर्ट ने माना तो आप ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा केस डिमोलिश हो गया था, पूरा का पूरा केस खत्म हो गया था। इसीलिए पैनिक में, उतावलेपन में, बौखलाहट में सुबह सुबह ईडी और केंद्र सरकार के सबसे बड़े वकील कोर्ट में गए। और मैं हैरान हूं कि जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया था तभी हाई कोर्ट ने कैसे कह दिया कि उनकी जो जमानत है उसके ऊपर रोक लगा दी जाए। ये कभी सुनने वाली बात नहीं है, ये कभी सुना नहीं गया, कभी इस तरीके का कोई मामला सामने आया नहीं कि बिना ऑर्डर आए एक कोर्ट ने ऑर्डर के ऊपर स्टे लगा दिया। मैं एक बार आपको सेक्शन 45 पढ़ के सुना देता हूं। Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, no person accused of an offence under this act shall be released on bail or on his own bond unless first condition है the public prosecutor has been given an opportunity to oppose the application for such release, जो कि इस मामले में हुई। ईडी ने 2 दिन बहस की। दूसरी कंडीशन, where the public prosecutor opposes the application, the court is satisfied that there are reasonable grounds for believing that he is not guilty of such offence and that he is not likely to commit any offence while on bail। यानी कि कोर्ट, ट्रायल कोर्ट इस बात से कन्विंस हुआ कि कोई अपराध अरविंद केजरीवाल जी ने नहीं किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आप भी पहले राहुल गांधी कोर्ट से रात में दिल्ली में हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट से नहीं बल्कि तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो वही जो कानूनी प्रक्रिया है उसको ईडी अपना रही है। लेकिन फिलहाल क्या आप इसमें आगे देख रहे हैं? आपको लगता है कि जो राहुल गांधी कोर्ट ने कहा उसे हाई कोर्ट मान ले? क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट इन तमाम निचली अदालतों के खिलाफ फैसला देती है तो जाहिर है वो आपके लिए राहत होती है। तो अभी आपको लगता है कि कानूनी लड़ाई रहेगी या राजनीतिक लड़ाई? देखिए, दुनिया और अदालतें हम सब लोगों ने दशकों से देखी है। किसी का अपना मामला होता है तो वो अगले दिन ही कोर्ट में जाता है क्योंकि उसका अपना मामला होता है। मगर यहां ईडी का कोई अपना मामला नहीं है। यहां ईडी काम ऐसा कर रही है जिससे दिख रहा है कि जैसे उनका अपना घर का मामला हो। अरविंद केजरीवाल जेल में रहे, ये उनकी जाती दुश्मनी हो गई अरविंद केजरीवाल से, ऐसा दिख रहा है। इसीलिए कोर्ट ने कहा
कि ईडी अनबायस्ड नहीं दिख रही। बहुत बड़ी बात कोर्ट ने ईडी के विषय में कही है। कोर्ट ने कह दिया कि ईडी पक्षपात कर रही है, और यह पक्षपात इस चीज से जाहिर हो रहा है कि रिटर्न ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ ट्रायल कोर्ट का, और केंद्र सरकार के सबसे बड़े वकील हाईकोर्ट में खड़े थे कि साहब ये ऑर्डर आ ना जाए, इससे पहले ही इसको स्टे कर दो। और हाईकोर्ट ने कहा हाँ ये ऑर्डर आया नहीं है, मगर आने से पहले ही हम कह रहे हैं कि इसके ऊपर जो है इसको इंप्लीमेंट ना किया जाए। ये बहुत अभूतपूर्व है। हम सब लोग अदालतें देखते आ रहे हैं, इस तरीके से जो चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं वो इसीलिए किए जा रहे हैं कि कहीं अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकल ना जाए। What is going to be your future course of action? Because suppose hypothetically if the Delhi High Court does not give you any relief, will you approach the Supreme Court to get a stay on the stay given by High Court? देखिए वो तो हमारी लीगल टीम जो है उसके ऊपर तय करेगी, मगर बहुत मजेदार बात यह है कि कोर्ट ने ये कह दिया कि बेल को स्टे कर दो, मगर ऑर्डर हमने रिजर्व कर दिया है। और सरकारी वकील केंद्र सरकार के कह रहे हैं कि अभी कई दिन लगेंगे। उन्हें कैसे पता कई दिन लगेंगे? उन्हें टाइप करना है क्या? उन्हें कहना चाहिए था कि तो शायद रात तक भी आ सकता है, सुबह भी आ सकता है। वो कह रहे नहीं अभी तो इसको अंदर कई दिन लगेंगे। उन्हें कैसे मालूम? मुझे तो नहीं मालूम। तो बड़ी अजीब सी बात है। सौरभ जी, एक्स लॉ मिनिस्टर कपिल सिब्बल का भी ट्वीट आया है कि सेक्सुअल अब्यूज के मामले में येदियुरप्पा के ऊपर जब सुनवाई हो रही थी तो कोर्ट ने कहा था कि नो टॉम डिक एंड हैरी एंड ग्रांटेड इन द बेल। देखिए मैंने ये बहुत दिलचस्प बात देखी दिल्ली हाई कोर्ट की। एक ही जज साहिबा एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी से जिसको चुनाव लड़ना है दिलीप रे को, उसके लिए उसकी कन्विक्शन को स्टे करती हैं स्वर्णकांता शर्मा जी। कन्विक्शन को, यानी कि कोल स्कैम में 3 साल की सजा जिसको मिल गई, साबित हो गया अपराध, उसकी कन्विक्शन को स्टे करके कहती है नहीं नहीं इनकी उम्र बहुत ज्यादा है, इतने साल का इनका पॉलिटिकल करियर है, अगर इनकी कन्विक्शन स्टे नहीं करी तो इररिपेरेबल लॉस हो जाएगा, ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए उनको कन्विक्शन स्टे करके चुनाव लड़ने के लिए छोड़ा जाता है। और मैंने तभी बता दिया था कि भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने वाले हैं दिलीप रे। और उसके अगले दिन वही जज साहिबा अरविंद केजरीवाल की बेल को जब सुन रही हैं तो वो कह रही है नहीं नहीं नहीं, मुख्यमंत्री के लिए और एक साधारण आदमी के लिए कानून एक है, कानून अलग अलग कोई ना होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी उसको लेके कूद रहे थे। अरे भाई सेम जज 2 दिन पहले कुछ और कह रही है, आज कुछ और कह रही है। और येदियुरप्पा के विषय में जघन्य अपराध, बच्चों के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करना, पॉक्सो के अंदर जो चीजें आती हैं, पॉक्सो जैसे कानून के अंदर एक जज उनको जो है रिलीफ दे रहे हैं कि वो कोई साधारण आदमी नहीं है, वो तो बहुत बड़े नेता हैं। ये तो सामने ही है, तो सबको दिख रहा है कि किस तरीके से कोर्ट्स अलग अलग विषयों के अंदर अलग अलग तरीके के निर्णय दे रहे हैं। फिर हमें उम्मीद है कि न्यायालय से हमें न्याय मिलेगा। हेलो हेलो, हाँ सर एक सेकंड मानव बताइए, मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ सर आपको, है ना? किस विषय में? आपने भेजी नहीं मेरे को? नहीं 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 नहीं, व्हाट्सएप पे भेजा ही नहीं आपने अभी तक। आप भेजिए। नहीं भेजा ही नहीं है। बंधुओं को नमस्कार। कल एक ऐतिहासिक फैसला माननीय न्यायालय का आया और आज उसके आदेश को लगभग 12 बजे अपलोड किया गया, उसकी कॉपी दी गई। और ट्रायल कोर्ट का जो आदेश है, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो बीजेपी के सरकार की भूमिका और बीजेपी सरकार द्वारा संचालित ईडी की भूमिका
पूरी तरीके से इस देश के सामने बेनकाब होती है। कोर्ट का आदेश यह साफ तौर पे बता रहा है कि ईडी मनगढ़ंत तरीके से तथ्यों को हमारे खिलाफ इकट्ठा कर रही है। ईडी मनगढ़ंत तरीके से जो कागजात वो अपने पक्ष में बनवाते हैं उसको न्यायालय के सामने प्रस्तुत करते हैं, यानी कि दबाव में बयान लिए जाते हैं, गिरफ्तारियां की जाती हैं, सरकारी गवाह बनाए जाते हैं और उसके आधार पर केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है। जो बयान लगता है कि केजरीवाल को फंसाने के लिए जरूरी है, वो बयान कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाता है। जो उनके पक्ष में है वो छिपा लिया जाता है। और इतना ही नहीं, ट्रायल कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि गोवा के इलेक्शन की जिस लेन देन की बात ईडी के द्वारा की जा रही है उसका कोई तथ्य और प्रमाण, कोई मनी ट्रेल और सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है। यानी सिर्फ कहानियां, झूठी कहानियां, बेबुनियाद कहानियां, फर्जी सबूत, फर्जी तथ्य, फर्जी प्रमाण। और मकसद क्या है? अरविंद केजरीवाल की राजनीति को खत्म करना, आम आदमी पार्टी की राजनीति को खत्म करना। बहुत साफ तौर पे मकसद है। और अपने आदेश में ट्रायल कोर्ट ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इंटरिम बेल के आदेश को भी उल्लेखित किया है। और वो क्या है? वो आदेश से कहता है कि अरविंद केजरीवाल का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, अरविंद केजरीवाल समाज के लिए कोई खतरा नहीं है, अरविंद केजरीवाल इस मामले में, इस पूरे मामले में 2022 अगस्त से मामला पेंडिंग है। अरविंद केजरीवाल का नाम सीबीआई की एफआईआर में नहीं है। अरविंद केजरीवाल 21 मार्च 2024 को अरेस्ट किए गए और उनकी गिरफ्तारी वैध है या अवैध है, यह मामला अभी भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उस पर फैसला आना बाकी है। अब एक एक पैरा अगर आप इसका पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आदेश की कॉपी आपको मिल भी गई होगी और आपको अभी मैं पढ़ के भी बता देता हूं कुछ इंपॉर्टेंट जो पैरा है उसके, किस तरीके से बीजेपी की सरकार ने, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ने एक गहरी साजिश रचकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला, मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को, मुझे पकड़ के जेल में डाला। और कोई मकसद नहीं है, सिर्फ मकसद है एक, केजरीवाल की राजनीति खत्म करो, आम आदमी पार्टी को खत्म करो। जब कल आदेश आ गया तो पूरी की पूरी ईडी सदमे में चली गई। सदमे से बेचारे निकल ही नहीं पा रहे थे। उनको उनके ऊपर के आकाओं ने डांटा, बिगड़ा, अरे क्या किया तूने, तुझे तो जो काम कहा गया था ठीक से किया ही नहीं, चल लाइन में लग जा। बोले हुजूर कहां लगना? बोले सुबह सुबह हाई कोर्ट पहुंच जा। पहुंच गई हाई कोर्ट ईडी। मैं मोदी सरकार से पूछना चाहता हूं, बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूं, दिमाग से बिल्कुल पैदल हो गए हो क्या? बुद्धि काम करना बंद हो गई तुम लोगों की? तुम्हारी मत भ्रष्ट हो गई? अरे ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ, ट्रायल कोर्ट के आदेश की कॉपी नहीं मिली, उससे पहले हाई कोर्ट पहुंच गए। कभी आज तक भारत के न्यायपालिका के इतिहास में आपने ऐसा सुना हो तो बताइए। मैं चुनौती देके कहना चाहता हूं,
किसी न्यायालय के आदेश की कॉपी तक नहीं मिली। आदेश में क्या लिखा है यह जज साहब को मालूम ही नहीं है, ईडी को भी नहीं मालूम है, और उससे पहले ईडी हाई कोर्ट पहुंच गई कि साहब केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगाइए। ये क्या हो रहा है इस देश में? प्रधानमंत्री जी, क्या आप ऐसे देश की न्याय व्यवस्था चलाएंगे? अपनी जांच एजेंसियों को इस तरह से कानून का माखौल उड़ाने के लिए हमेशा आगे करते रहेंगे? इन जांच एजेंसियों के पीछे खड़े होकर आप कितने घिनौने खेल रचना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी? कल तक बीजेपी वाले कहते थे देखो बेल नहीं हुई, देखो बेल नहीं हुई, देखो बेल नहीं हुई। अब बेल हो गई तो बगैर आदेश के उसको रुकवाने पहुंच गए, बगैर आदेश के रुकवाने पहुंच गए। और मैं समझता हूं कि माननीय हाई कोर्ट निश्चित रूप से इस बात का संज्ञान लेगा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश में क्या क्या बातें लिखी गई हैं और किस आधार पर अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दी गई है। उनके जमानत का एक मजबूत पुख्ता आधार है, और यहां तक कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी ट्रायल कोर्ट की जज ने अपने ऑर्डर में उनके कथन को लिखा है। और वो कथन क्या है सीजीआई महोदय का? देश के मुख्य न्यायाधीश ने ट्रायल कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जजों का एक सम्मेलन जो हुआ था उसमें कहा था मुख्य न्यायाधीश महोदय ने कि ट्रायल कोर्ट में बेल के मामले में लोगों को निर्णय नहीं मिल पाता, जिसके कारण हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारे बेल के केसेस पेंडिंग हैं। तो यह चिंता जाहिर की थी देश के मुख्य न्यायाधीश ने भी कि ट्रायल कोर्ट्स के पास जो अधिकार है बेल देने का वो शायद सही तरीके से अगर सदुपयोग हो उसका तो इतने मामले पेंडिंग नहीं रहेंगे बेल के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने। उसका भी उल्लेख अपने ऑर्डर में किया है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरा है 28 इस ऑर्डर का, इसमें लिखा हुआ है कि कोर्ट, लास्ट लाइन, कोर्ट टू थिंक दैट ईडी इज एक्टिंग विथ बायस। इसमें एक और चीज लिखी हुई है कि ईडी हैज फेल्ड टू क्लैरिफाई as to how much time is required for tracing out the complete money trail. ED is trying to say that till the time the money trail is traced, AK is supposed to remain behind the bars, that too without proper evidence against him. Just said this submission is not acceptable. ये पैरा 24 में लिखा हुआ है कि ईडी जो है ये भी बताने के लिए तैयार नहीं है कि उनको मनी ट्रेल का ट्रेसिंग करने में कितना वक्त लगेगा, और वो चाहते हैं कि तब तक अरविंद केजरीवाल को जेल में रखा जाए जब तक कि मनी ट्रेल मिल नहीं जाता। इसमें एक लाइन है, ईडी इज साइलेंट ऑन हाउ द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हैव बीन यूटिलाइज्ड by AAP in Goa elections. Even after 2 years, the alleged amount remains to be traced out. जिन पैसों का आरोप लगाया जा रहा है कि गोवा इलेक्शन में उसका इस्तेमाल किया गया, उसको आज तक 2 साल के बावजूद, 2 साल बीत जाने के बावजूद ईडी उसको ट्रेस नहीं कर पाई है। एक इसमें और ये पैरा 26 का पॉइंट था जो मैंने आपको बताया। पैरा 27 में लिखा है, मटेरियल वॉज अवेलेबल विथ ईडी सिंस जुलाई 2022 बट एके वॉज कॉल्ड बाई ईडी ओनली इन अगस्त 2023, shows malafide of ED and ED has failed to answer this objection. ये कह रहे हैं कि जब
आपके पास जुलाई 2022 में आप कह रहे हैं कि मटेरियल हमारे पास सफिशिएंट मटेरियल था, सबूत था, तो आपने अगस्त 2023 में अरविंद केजरीवाल को क्यों बुलाया? इससे कहीं ना कहीं ईडी की दुर्भावना, ईडी की मंशा जाहिर होती है और उनकी गिरफ्तारी ठीक चुनाव से पहले, 2 साल से आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी ठीक चुनाव से पहले हो रही है। अरविंद केजरीवाल का नाम सीबीआई की एफआईआर में नहीं था, ये सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर ये इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं और बाकी मैं आपको ऑर्डर की कॉपी भी आपके पास होगी, नहीं तो मैं दे सकता हूं। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि आप सब लोग जानते हैं कि पीएमएलए के मामले में जमानत मिलना कितना कठिन होता है, और जब नियमित जमानत मिलती है तो उसकी बुनियादी शर्त यह है कि जज इस बात से, न्यायाधीश इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि जो व्यक्ति है, जो आरोपी है, वो निर्दोष है। यह लिखा हुआ है पीएमएलए के कानून में। तो जब सारे गवाह, सारे सबूत, जो कुछ भी ईडी ने परोसा, सारे बयान जो कुछ भी ईडी ने परोसा, सारी दलीलें जो कुछ भी ईडी ने दी, उसको सुनने के बाद एक नियमित जमानत का जब आदेश आ गया, तब तो कम से कम भाजपाइयों को शर्म करनी चाहिए कि आप ईडी को बिना ऑर्डर के दौड़ा दिए आप हाई कोर्ट। अब इस आदेश के बाद पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को खामोश होकर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से माफी मांगनी चाहिए, और चोरी और बेईमानी और भ्रष्टाचार भाजपाइयों ने किया है। 60 करोड़ रुपए की रिश्वत की मनी ट्रेल शरद रेड्डी के मामले में बिल्कुल साफ जाहिर हो चुकी है। इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में वो रिश्वत भाजपाइयों ने ली है, उनको पकड़ के जेल में डालना चाहिए। ये मेरी पूरी बात थी। आपको कोई अगर प्रश्न करना हो तो आप पूछ सकते हैं। ये आज हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, दोबारा से सुनवाई जो सवा 2 बजे के बाद शुरू होनी थी वो शुरू हो चुकी है। कितनी उम्मीदें आपको लग रही हैं और कब तक लगता है कि अरविंद केजरीवाल बाहर आ पाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह का आदेश है ट्रायल कोर्ट का, इस आदेश को देखने के बाद ईडी के पक्ष में कहीं से भी कोई फैसला आएगा ऐसा मुझे नहीं लगता, और माननीय उच्च न्यायालय भी इन बातों को जरूर देखेगा। जो आदेश आया है ट्रायल कोर्ट का, वो अपने आप में सारी बातें बयान कर रहा है। आप कुछ कागज केजरीवाल के खिलाफ बनवाते हैं गिरफ्तारी के बाद, और उसी को आधार बनाते हैं उनकी गिरफ्तारी का। एक व्यक्ति को, एक व्यवसायी को पकड़ते हैं, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने जेल में रखते हैं। उससे पहले के 10 बयान लेते हैं जिसमें केजरीवाल का जिक्र नहीं है, अंतिम के 2 बयान लेते हैं जिसमें केजरीवाल का जिक्र है, उसके बाद उसकी जमानत हो जाती है, बाहर हो जाता है। तो ये सारी बातें हैं, और हम लोग तो पहले से कह रहे हैं कि ये मामला ही पूरा झूठा है, कोई सबूत इनके पास नहीं है, 1 पैसे की मनी ट्रेल इनको नहीं मिली है। तो इन बातों को माननीय हाई कोर्ट भी जरूर देखेगा, मैं ऐसा मानता हूं।